नमस्कार दोस्तों, कौटिल्य सत्य एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सत्येंद्र कुमार। दोस्तों, आज है 7 जुलाई 2020 और आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस आप सभी को कौटिल्य सत्य एजुकेशन के माध्यम से बताए जाएंगे। तो दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और क्वेश्चन को स्किप मत कीजिएगा। मेरा मतलब है कि वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। आप अगर वीडियो को स्किप करते हैं तो क्वेश्चन को स्किप करते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को पहली बार व्यू कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि जब भी हम वीडियोस को अपलोड करेंगे, आपके पास नोटिफिकेशन के साथ आपको अपडेट मिलता रहेगा। और तो और दोस्तों, सभी क्वेश्चंस के मुख्य पॉइंट्स बताए जाते हैं ताकि आप सभी को करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप अगर हमारे टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम पेज को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आप सभी को रोजाना डेली करंट अफेयर्स के PDF फाइल मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड स्कीम को किस तारीख से फिर से शुरू करने की घोषणा की है? ऑप्शन ए 14 जुलाई, ऑप्शन बी 25 जुलाई, ऑप्शन सी 15 अगस्त, ऑप्शन डी 25 सितंबर। तो राइट आंसर होगा 14 जुलाई। 14 जुलाई को केंद्र सरकार ने भारत ब्रांड स्कीम को शुरू करने की घोषणा की है। तो चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। भारत ब्रांड ETF देश का पहला कॉरपोरेट ब्रांड है। इस ब्रांड की 2 मैच्योरिटी अवधि है। पहली मैच्योरिटी अवधि 3 साल के लिए है, जबकि दूसरी मैच्योरिटी अवधि 10 साल के लिए। इस योजना की दिसंबर 2019 में पेशकश की गई थी। भारत ब्रांड ETF की दूसरी खेप 14 जुलाई को पेश करने होने वाली है। इसका पूरा आकार 14,000 करोड़ रुपए का है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आमतौर पर सरकारें राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए ब्रांड जारी करती है। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग PSUs के लिए पैसा जुटाने को सरकार ने निवेशकों के सामने यह विकल्प रखा है। आप सभी को मैं बता दूं कि पहले सरकारें सिर्फ बड़े निवेशकों को के लिए ब्रांडें लॉन्च करती थी। अब छोटे निवेश भी जुड़ सकते हैं। चलिए, प्रश्न नंबर 2, न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के किस बल्लेबाजी कोच ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन ए जीत रावल, ऑप्शन बी लॉकी फर्ग्यूसन, ऑप्शन सी रोस टेलर, ऑप्शन डी पीटर फुलटन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी पीटर फुलटन। चलिए, इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। पीटर फुलटन ने कैडबरी पुरुष टीम का मुख्य कोच बनने के लिए न्यूजीलैंड बल्लेबाजी कोच पद छोड़ दिया है। न्यूजीलैंड की तरफ से 23 टेस्ट और 49 वनडे खेलने वाले पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर फुलटन अगस्त 2019 में राष्ट्रीय टीम के बल्लेबाजी कोच नियुक्त किए गए थे। पीटर फुलटन ने अपने कैरियर में कुल 23 टेस्ट और 49 वनडे साथ ही 12 T20 मुकाबले खेले हैं। पीटर फुलटन के अंतर्राष्ट्रीय कैरियर का आगाज 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ हुआ था। उन्होंने 2006 में अपने पहला टेस्ट मैच खेला था और वहीं उन्होंने 2012 में अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला था। चलिए, प्रश्न 3 देखेंगे। भारत में कोरोना वायरस कोविड-19 के सबसे बड़े अस्पताल के वार्ड के नाम हाल ही में किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है? तो ऑप्शन ए पुलवामा में शहीद सैनिकों के नाम पर, ऑप्शन बी गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पे, ऑप्शन सी है कानपुर में शहीद पुलिसकर्मियों के नाम पर, और ऑप्शन डी है पठानकोट में शहीद सैनिकों के नाम पर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ध्यान दीजिएगा, गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर। भारत के सबसे बड़े कोविड-19 के अस्पताल गलवान घाटी में शहीद सैनिकों के नाम पर रखने की घोषणा की गई है। तो चलिए, इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। आप सभी को बता दूं कि DRDO ने दिल्ली में बन रहे देश के सबसे बड़े
कोविड अस्पताल में गलवान शहीदों के नाम पर विभिन्न वार्डों का नामकरण करने का फैसला लिया है। छतरपुर में स्थित इस अस्पताल में एक साथ 10,000 मरीजों को रखने की क्षमता है। इस अस्पताल के मैनेजमेंट की जिम्मेदारी 2,000 से ज़्यादा आईटीबीपी जवानों के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 जुलाई को लद्दाख का दौरा किया था और चीन को एक कड़ा संदेश देते हुए कहा कि विस्तारवाद का युग समाप्त हो गया है। चलिए प्रश्न 4, धर्मचक्र दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 2 मार्च, ऑप्शन बी 4 अप्रैल, ऑप्शन सी 7 मई और ऑप्शन डी है 4 जुलाई। तो राइट आंसर होगा 4 जुलाई। धर्म चक्र दिवस 4 जुलाई को मनाया जाता है। तो चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। 4 जुलाई भारत सरकार के सांस्कृतिक मंत्रालय के तत्वावधान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC 4 जुलाई 2020 को धर्म चक्र दिवस के रूप में आषाढ़ पूर्णिमा मना रहा है। यह दिन दुनिया भर के बौद्धों द्वारा धर्म चक्र परिवर्तन या धर्म के चक्र के घूमने के दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। साथ ही यह दिन बौद्धों और हिंदुओं दोनों ही एक के द्वार अपने अपने गुरु के प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। चलिए प्रश्न नंबर 5, केयर रेटिंग्स ने वित्त वर्ष 2020 से 21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने प्रतिशत तक सिकुड़ने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 7.4%, ऑप्शन बी 8.4%, ऑप्शन सी 6.4% और ऑप्शन डी है 6.9%। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 6.4%। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। रेटिंग एजेंसी ने कोविड-19 महामारी के कारण, लॉकडाउन के कारण आर्थिक गतिविधियों में जारी प्रतिबंधों का हवाला देते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था की GDP ग्रोथ दर को घटा दिया है। इससे पहले एजेंसी ने मई 2021 में GDP मतलब कि सकल घरेलू उत्पादक में 1.5 से 1.6% की गिरावट का अनुमान जताया था। केयर रेटिंग्स ने कहा है कि देश में जुलाई में भी लॉकडाउन जारी है। रिपोर्ट के अनुसार सकारात्मक वृद्धि केवल कृषि और सरकारी क्षेत्र से आएगी। रेटिंग एजेंसी ने मई में GDP में 1.5 से लेकर 1.6% की गिरावट का अनुमान जताया था। चलिए प्रश्न नंबर 6, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 निम्न में से किस दिन मनाया गया? ऑप्शन ए 4 जुलाई, ऑप्शन बी 5 जुलाई, ऑप्शन सी 8 जून, ऑप्शन डी 3 मई। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 4 जुलाई। ध्यान दीजिएगा 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 मनाया गया। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। संयुक्त राष्ट्र प्रत्येक साल जुलाई के पहले शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिवस सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। यह आयोजन संयुक्त राष्ट्र द्वारा संबोधित प्रमुख समस्याओं के समाधान में सहकारी आंदोलन के योगदान को रेखांकित करता है। इसे पहली बार 1923 में मनाया गया था। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन ये भी आएगा कि सहकारिता दिवस पहली बार कब मनाया गया था? तो आप बता सकते हैं 1923 में मनाया गया था। चलिए प्रश्न 7, केंद्र सरकार ने किस राज्य में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार हेतु 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी की है? तो ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कर्नाटक। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। केंद्र सरकार ने कर्नाटक में आत्मनिर्भर कार्यक्रम के अंतर्गत फूड पार्कों के ढांचागत सुधार के लिए 4,000 करोड़ रुपए की राशि मंजूरी की है। राज्य में विकसित 4 फूड पार्कों में बुनियादी ढांचे में सुधार किया जाएगा
और अधिक पार्क स्थापित करने के लिए योजना बनाई जाएगी। राज्य में कृषि स्टार्टअप्स को फूड पार्कों में अपनी इकाइयां स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। फूड पार्क मलूर, बागलकोट, हिरियूरू और जिवारगी में है। फूड कर्नाटक लिमिटेड को इन पार्कों के प्रबंधन के लिए विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 8, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है? तो ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी झारखंड। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए दिल्ली। राइट आंसर ऑप्शन ए दिल्ली। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। यह अभियान 10 जुलाई 2020 और 26 जुलाई 2020 तक जारी रहेगा। यह अभियान नई दिल्ली में और पूरे भारत में हरित आवरण को बढ़ाकर वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्रालय ने साल 2021 तक 350 वर्ग किलोमीटर के हरित आवरण का लक्ष्य रखा है। नई दिल्ली में साल 2017 में हरियाली का आवरण 299 वर्ग किलोमीटर था। साल 2019 में इससे बढ़कर 325 कर दिया गया था। चलिए प्रश्न नंबर 9, केंद्र सरकार ने गैर कानूनी संगठन के सिख फॉर जस्टिस SFJ की कितने वेबसाइटों को ब्लॉक कर दिया है? तो ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन 55, ऑप्शन डी 40। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 40। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी 40 राइट आंसर। चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में घोषणा किया है कि अलगाववादी गतिविधियों का समर्थन करने को लेकर प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस मतलब कि SFJ सिख फॉर जस्टिस से जुड़ी 40 वेबसाइट ब्लॉक कर दी गई है। अमेरिका स्थित SFJ एक खालिस्तान समर्थक समूह है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम UAPA 1967 के तहत सिख फॉर जस्टिस SFJ एक गैर कानूनी संगठन है। गृह मंत्रालय ने अलगाववादी खालिस्तानी संगठन से जुड़े 9 लोगों को 1 जुलाई को UAPA के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया था। चलिए प्रश्न नंबर 10, निम्न में से किस अफ्रीकी देश में पिछले 2 महीने में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई? तो ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी बोत्सवाना, ऑप्शन सी कांगो, ऑप्शन डी रवांडा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी बोत्सवाना। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के मुख्य पॉइंट को समझते हैं। बोत्सवाना हाल ही में अफ्रीका महाद्वीप में बोत्सवाना के प्रसिद्ध ओक्वांगो डेल्टाई क्षेत्र ओक्वांगो डेल्टा रीजन में सैकड़ों हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिणी में स्थित बोत्सवाना एक भू आवर्त क्षेत्र है। बोत्सवाना दुनिया की सबसे बड़ी हाथी आबादी वाला देश है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ बन जा रहा है कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश हाथी का कौन सा है? तो आप बता सकते हो बोत्सवाना है। आप सभी को बता दूं कि वर्ष 2014 में ओक्वांगो डेल्टा को आधिकारिक तौर पर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो दोस्तों ये तो था हमारा 7 जुलाई 2020 के मोस्ट करंट अफेयर्स, जो कि आप सभी को कौटिल्य सत्या एजुकेशन के माध्यम से बताया गया। तो साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों आप अपने दोस्त के पास, मित्र के पास जरूर शेयर कीजिएगा। आप सभी से निवेदन है कि अगर आपने टेलीग्राम पेज को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पेज को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पेज ज्वाइन कर लीजिएगा तो आप सभी को वहाँ पे रोजाना करंट अफेयर्स की PDF फाइल मिल जाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों अगले दिन मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ। नमस्कार।